नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन, बैलेट बुलेटिन। वैसे तो यूपी में ये कहावत सब जानते हैं, दो के झगड़े में तीसरा रोटी ले भागता है। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा अपने मुंह से विकास विकास और विकास भजन कीर्तन किया, वो पार्टी चुनाव के आखिरी समय में हर मंच से ये कहते सुनी जा रही है कि अब बस सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। पार्टी के अंदर खाने बस एक ही चिंता है कि कहीं मुस्लिम मतदाता सपा छोड़कर बसपा का दामन न थाम ले। हो भी क्यों ना, दलितों और मुस्लिम वोटरों का सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फॉर्मूला अगर फिट बैठ गया तो न टीपू की तलवार रहेगी न उसकी धार। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं को पटाने के इस प्रयास में पॉइंट वो पार्टी ले जाएगी जिसको पावर से दूर रखने के नाम पर यह कहा और किया जा रहा है। सपा बसपा भाजपा सबके टिकटों का गणित साफ दिखाता है कि यूपी की राजनीति को देखने का उनका तरीका यही है कि आंखों में कुर्सी, दिल में जाति और जुबान पर विकास है। वो एक्सप्रेसवे, वो काशी और क्योटो, वो गुंडा राज और धन्ना सेठ वाली बातें सब हवा होती दिख रही हैं। और यूपी में अपनी हवा बनाने के लिए हवा में जाति और धार्मिक जोड़तोड़ वाली गंध फैला दी गई है। यह हम नहीं, टिकटों को बांटने का आधार बता रहा है। यूपी की किस्मत, मुसीबत या दिक्कत यही है कि बात कहीं से शुरू हो पर बात खत्म होती है जात पर। तो क्या यूपी के नेताओं और पार्टियों का विश्वास अभी भी यही है कि न इसकी न उसकी बात पर मुहर लगेगी जात पर? यह सच है या झूठ, आज करेंगे इसी पर बहस। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बैलेट टॉप 10। समाजवादी पार्टी ने एक ही दिन में जारी की उम्मीदवारों की दो लिस्ट। 210 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अखिलेश ने दिखाई चहेतों पर मेहरबानी, चाचा शिवपाल यादव को भी दिया टिकट। सपा की पहली लिस्ट में अचानक किए गए 4 बदलाव। आगरा के एतमादपुर से राकेश बघेल की जगह राज बेती को दिया गया टिकट, तो नगीना सीट पर भी बदला उम्मीदवार। सपा कांग्रेस के गठबंधन में फंसा बड़ा पेंच। कांग्रेस की जीती सीटों पर सपा ने उतारे अपने उम्मीदवार। सीटों के बंटवारे पर नहीं बन पा रही है दोनों पार्टियों में बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान, कहा कांग्रेस को 85 से 89 सीट देने को तैयार है सपा। कांग्रेस की ओर से नहीं मिल रहा सकारात्मक जवाब। समाजवादी पार्टी के रुख से हैरान हुई कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का बयान, कहा दांव पर नहीं लगाएंगे कार्यकर्ताओं का सम्मान, सीटों से नहीं भावनाओं से लड़ा जाता है चुनाव। सपा और कांग्रेस के गठबंधन में फंसे पेच पर कसा बीजेपी ने तंज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सपा के ड्रामे का हो गया है पर्दाफाश, जनता सिखाएगी सपा को सबक। बीएसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों को पार्टी में कराया शामिल। निर्दलीय विधायक राजा भैया ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने की बात को बताया कोरी अफवाह, कहा नेताजी करेंगे सपा के लिए प्रचार। उत्तराखंड कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को लेकर जारी है पार्टी में माथापच्ची। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर हो रही है कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी हैं मौजूद। चुनाव आयोग में हुई मेरठ के डीएम बी चंद्रकला की शिकायत। बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा सपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं डीएम बी चंद्रकला। तो ये थी बैलेट टॉप 10 की 10 बड़ी खबरें। और आइए आज के प्रमुख राजनीतिक बयानों को भी देखते हैं। आइए देखते हैं बैलेट बाइट। तो आज की बैलेट बाइट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत कई मुद्दों पर अटकी हुई है। इसमें अमेठी और रायबरेली विधानसभा की वो 10 सीटें भी हैं जिन पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी उसे ये देने को तैयार नहीं। कांग्रेस 1 नंबर पे जहां थे, आज जहां 2 नंबर पे थे, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे नहीं थे, 1 नंबर पे नहीं थे। कुल मिला के 54 सीट्स कांग्रेस का है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट्स दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट का किसी भी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने का अधिकार है। कोई भी पार्टी तभी जो है
उसके अंदर ताकत है जब तक उसके कार्यकर्ता के अंदर ताकत है। और कोई भी गठबंधन हमारा नेतृत्व कार्यकर्ताओं के सम्मान को सामने रख के नहीं करेगा, हमेशा उस सम्मान की कदर करेगा। और बात सिर्फ अमेठी या राय बरेली की नहीं है। कांग्रेस छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की पैरवी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल समेत तमाम दूसरी पार्टियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। अमेठी का सब सीट सपा का है। रायबरेली में एक सीट छोड़ के बाकी सब सीट सपा का है। एक छोड़ के 5 सीट है, 4 सीट सपा का है। अमेठी में 5 ही सपा का है। और कांग्रेस ने 5 मांगी थी, 10 मांगी थी, 5 कांग्रेस क्या मांगे थे तो कांग्रेस का मैटर है। मैं जो बोलना मैं बोल दिया। 54 से 54 सीट्स का वोट कांग्रेस का मिलेगा और बाकी जो 25-30 मिलेगा बातचीत करके कांग्रेस को फैसला करना पड़ेगा। ये मेरा ये मानना है कि गिनतियों से चुनाव नहीं लड़े जाते, भावनाओं से, और चुनाव जो है एक लक्ष्य को लेकर लड़े जाते हैं। गिनतियां जो भी होंगी हम देख लेंगे। आरएलडी का साथ तालमेल करने का कोई बातचीत हम लोग को नहीं हुआ। कांग्रेस का साथ गठबंधन का बातचीत चल रहा है, अभी भी है। ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कांग्रेस का साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अभी भी कांग्रेस का साथ गठबंधन का बातचीत है। क्या होगा, काल क्या होगा, आज मैं नहीं बोल सकता है। आज जो परिस्थिति है, मैं आज का परिस्थिति मैं आपको बताया। कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ सकती। कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी तरह के किसी बंधन में आ गई तो उन तमाम साथियों का, उन तमाम लोगों का जो एक मत होकर, एक लाइक माइंडेड लोग हैं, जो जिनकी सोच एक जैसी है, उन तमाम साथियों को वो कोशिश करेगी कि उनको भी ताकत दे। तो कल प्यार, आज तकरार और कल न जाने क्या होगा सरकार। इधर इस गतिरोध के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत टूट गई है। माहौल को बिगड़ता देख दिल्ली के नेताओं ने आनन फानन में कमान संभाल ली, लेकिन बीजेपी का दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब बीजेपी को रोकना उनके लिए मुश्किल है। ये ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। पहले महागठबंधन, फिर गठबंधन और अब सूची जारी करना, और सूची में उन्हीं दागी और दागदार लोगों को जगह मिली है, पिता पुत्र को जगह मिली है। जिन चेहरों पर प्रश्न खड़े थे उन्हीं चेहरों पर अखिलेश जी ने भरोसा जताया है। जाहिर है जनता समझदार है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सपा के लिए अच्छी बात यह है कि उसके कुनबे का कलह अब शांत हो गया है। अखिलेश के उम्मीदवारों की लिस्ट में चाचा शिवपाल का भी नाम है, जिसके बाद मुलायम भी अखिलेश के गुट को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतार रही है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आज माननीय नेताजी से भी हमारी वार्ता हुई और उन्होंने भी सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने की बात कही है। वो निकलेंगे, रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे। अगर अखिलेश यादव जी के लिए मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि कैंपेन भी करेंगे, सब कुछ ठीक है, तो फिर इतना दिन तक 4 महीने तक वो झगड़ा लड़ाई क्यों हुई? माइक छीना छीनी क्यों हुआ? धक्का मुक्का क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास से ध्यान बांटने के लिए ये मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की सोची समझी और शिवपाल यादव जी की फिल्म थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बिगड़ती देख बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि विरोधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद इस बार यूपी में उसी की सरकार बनेगी। जो लोग पहले गठबंधन की बातें करते थे, गठबंधन के लिए अलग अलग पार्टी में जाकर के भीख का कटोरा लेकर के जाते थे, किस तरह से आज अलग थलग हो गए हैं और कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर बचा नहीं। पिछले 27 साल से उनका जो है वहाँ पर जिसको हम कहते हैं देश निकाला हो चुका है और इसलिए मुर्दे के साथ अगर कोई
जिंदे का कोई संपर्क होगा उसका उससे नुकसान ही हो सकता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारा महागठबंधन बने या ना बने इससे उनको क्या मतलब है। वो अपने मुद्दे लाए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, कितना पैसा दिया है, क्या विकास किया है, क्या करने वाले हैं, उनका घोषणा पत्र क्या है, वो क्यों अन्य पार्टियों के लोगों को तोड़कर टिकट दे रहे हैं। भाजपा में तो अभी सर्टिफिकेट हो गया है कि आखिरी मोमेंट अगर आप भाजपा जाएं तो आपके पिता पुत्र सभी को टिकट मिल जाएगा। तो अपनी पार्टी को देखिए, हमारी पार्टी सकारात्मक रूप से चुनाव में जा रही है और चुनाव के मैदान में आए वो। और उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान ने बीजेपी के खेमे की खुशी बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर बातचीत की यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता रचना ने। समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई है पूरे मसले पर बात करने के लिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें शिवपाल को भी टिकट दिया गया है, जब अभी तक जो है वो लड़ाई चल रही थी लोगों। ये लिस्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी के नाटक का पर्दाफाश है। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का जो इन्होंने प्रयास किया है, इसकी सजा, अगर उन्होंने धोखा दिया है तो जनता जिसके हाथ में सारा अधिकार है उससे भी इनको सबक सिखाने का अधिकार है। और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको यह ध्यान में आएगा कि इस तरह से धोखा दे करके, गुमराह करके नाटक करके और जो जनता को भ्रमित करने का काम किया, उससे उनको राहत होने वाली नहीं है। अब तक साइकिल की सवारी के लिए बेटे और पिता में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब मुलायम सिंह ने कहा है कि वो उनका प्रचार करेंगे, समर्थन करेंगे। ये मैं पहले भी कह रहा था, ना पिता पुत्र में झगड़ा है, ना चाचा भतीजे में झगड़ा है, ना मायावती जी और अखिलेश जी में झगड़ा है। ये सब आपस में एक हैं, भाजपा के खिलाफ एक हैं और इनकी एकता जितनी भी बढ़ाना चाहें वो बढ़ा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को या सब मिल करके भी नहीं रोक पाएंगे। हम 50% से अधिक मतों को प्राप्त करके 300 से अधिक सीटें जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार देने का काम करेंगे और सपा बसपा की बीमारी से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने का काम करेंगे। तो ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर है और जनता का पूरा साथ उन्हें जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बैलेट बुलेटिन और अब बारी है आज की पॉलिटिकल स्टोरी की। आइए देखते हैं बैलेट स्टोरी। तो आज की बैलेट स्टोरी, यूपी में महासंग्राम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सारी पार्टियां इस रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पार्टियां हर उस मुद्दे पर खास तौर से ध्यान दे रही हैं, उस पर तवज्जो दे रही हैं जिनकी बदौलत उन्हें इस महासमर में जीत हासिल हो सके। तो आखिर क्या है राजनीतिक पार्टियों का सियासी गणित जिसकी बदौलत वो यूपी के तख्त पर काबिज होने का सपना देख रही हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। यूपी के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है, सेनाएं तैयार है, योद्धा मैदान जंग में उतर चुके हैं, सबके अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन मकसद एक है और वो है यूपी का किला फतह करना। लेकिन सवाल यही, आखिर कैसे? वो कौन सा तिलिस्मी पैंतरा है जिसकी बदौलत सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं? चलिए आपको भी समझाते हैं कि सियासी दलों के दावों और वादों के पीछे की हकीकत क्या है और कैसे वो जातियों के गुड़ा भाग की मदद से यूपी की सत्ता पर काबिज होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव का जाति समीकरण है क्या। यूपी में हिंदू वोटर्स की तादाद 78.50% है, मुस्लिम वोटर्स की तादाद 19% है, ईसाई, सिख और अन्य की 2.5% है। आइए अब आपको समझाते हैं जाति गणित जिसकी बदौलत तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के वोटर्स 21% हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 45% हैं, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 19% है, अगली जातियों में ब्राह्मण 10% हैं और क्षत्रिय वोटर्स 8% हैं। ओबीसी में 9% यादव वोटर्स भी हैं। चुनाव के वक्त इन सभी जातियों का फायदा राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उठाने की फिराक में है। खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक पर सपा, बसपा और कांग्रेस की नजर है, जिसका साथ उन्हें तख्त के करीब पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि सपा, बसपा और कांग्रेस की नजर है, जिसका साथ उन्हें तख्त के करीब पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है
कि अखिलेश और मायावती का पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स को रिझाने पर है। मायावती ने सभी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 87 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मायावती ने 113 अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 106 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मायावती की लिस्ट से उनके मंसूबे अपने आप साफ हो जाते हैं। सपा ने भी अपनी लिस्ट जारी की। सपा की लिस्ट में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को खास तवज्जो दी गई, साथ ही जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। बीजेपी ने भी अपनी जारी की गई 149 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इस बात का पूरा ख्याल रखा है। साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कम से कम सपा बसपा तो अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक मेहरबान किस पर होता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और अगर नहीं बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान भी बीजेपी को होता ही दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सवाल यह है कि जिन मुद्दों का जिक्र हर डिबेट में हर मंच से किया जाता है, क्या वाकई वो मुद्दे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जब टिकट बांटे जा रहे हैं, या फिर वही घिसा पिटा जातीय और धार्मिक जो इक्वेशन है, रिलीजियस इक्वेशन है माइनॉरिटीज का मेजॉरिटीज का, उसको तवज्जो दिया जा रहा है। कम से कम लिस्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। शहजाद आलम बर्नी है समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से, और दिलीप श्रीवास्तव हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहला सवाल जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ही बनेगा। ऐसा क्यों लगता है टिकटों को जिस तरीके से बांटा जा रहा है बर्नी साहब की, आप लोग बीजेपी को केक वॉक देने की तैयारी में? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव जी उसका चेहरा हैं और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे की ही राजनीति कर रही है। दरअसल बीजेपी और बीएसपी इन लोगों की राजनीति ये रहती है कि साहब हम जो है दलित की राजनीति करते हैं, लेकिन टिकट जो है वो अगड़ों को देते हैं और मुसलमानों को देते हैं। बीजेपी कहती है कि साहब हम जो है ब्राह्मणों की और उच्च जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन वो टिकट जब बंटवारा होता है तो उसमें भी वही सब चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक ना तो ये कोई बात कही है कि हम जाति के हिसाब से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। अखिलेश यादव जी विकास की राजनीति करते हैं। आपको समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, उनकी आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुसलमान छिटक जाएंगे समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा। एक नहीं कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी चिंता ही नहीं आप लोगों को। बीएसपी और आपके बीच मुसलमानों का वोट लेने के लिए होड़ मचेगी और वो वोट बटेगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये समझना, इसमें कौन सा इक्वेशन, कौन सा गणित बहुत बड़ा है? नहीं देखिए मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी, देखिए जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो आला कमान है वो चाहती है कि उन्हें सबका वोट मिले, सब जगह से वोट मिले। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण का वोट नहीं चाहते या वो जो है ओबीसी का वोट नहीं चाहते। चाहने की बात नहीं है, जो सबसे बड़ी चिंता है 20% आबादी का हिस्सा है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, और जिस पर 100 सीटें देकर बसपा ने एक तरीके से धावा बोल दिया आप लोगों पर। आप लोग क्या मुसलमानों को 100 से ज्यादा सीट दे पाएंगे? क्या आप इसके लिए हामी भर पाएंगे? देखिए बीएसपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको इतना कह दूं कि बीएसपी 97 नहीं, अगर वो 197 सीटें भी देती है तो वो मुस्लिम नेता की बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है इस तरह का। और जो चेहरे हैं उनके यहाँ पे नीचे बैठना पड़ता है, वो किसी को नेता नहीं बना सकते। उनके यहाँ पे तो शासक की राजनीति है, वो जो है वो नेता वाली राजनीति नहीं, वहाँ पे तो शासक है। एक जिस तरह से जो है शासक बैठ जाता है कि उसने कह दिया ये हाँ तो हाँ, ये कह दिया ना तो ना, तो वहां पे आप इस चीज को एक्सपेक्ट करें कि किसी का नेतृत्व वहां पे कोई कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है, कांग्रेस लीडर, और साथ ही दिलीप श्रीवास्तव भी हैं। सबसे पहले दिलीप से सवाल लेके मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। दिलीप श्रीवास्तव, क्या दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश में? जब बात शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के विकास की तो हमने सुना था नारा कि काशी को क्योटो बनाएंगे। मुझे लगता है कि आज क्योटो की बात होनी चाहिए थी। जातीय समीकरण क्यों देखे जा रहे हैं टिकट में? उन लोगों, उन चेहरों को क्यों नहीं आगे किया जा रहा है जो काम करते हैं इलाके में आपकी पार्टी की तरफ से? हर पार्टी को मैं देख रहा हूं कि वो गणित देख रहे हैं कि कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने मुस्लिम, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में?
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब का सिर्फ एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उत्तर प्रदेश का विकास। जिस तरह से आप देखिए अभी गठबंधन की बात चल रही थी, ये जनता की नजर में ठगबंधन है। हमारे यहाँ विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, जल्दी लिस्ट जारी होगी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन नहीं करती। पार्टियां मैं बता रहा हूं, तवज्जो दे रही उत्तर प्रदेश में जब कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन नहीं करती, जैसा कि सपा, बसपा, कांग्रेस करती है। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पे है, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा रहा है। एक लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या वजह है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो हमारी लिस्ट बाकी है, आने दीजिए, सब आपके सामने आ जाएगा। उसकी बात हम ये थोड़ी ना कि जातियों के आधार पे, पंथ के आधार पे सबको जो है टिकट दें। नहीं, उस पोलराइजेशन का सीधा फायदा उठाना चाह रहे हैं, जिसकी इबारत आधार है केंद्रीय नेतृत्व तय, केंद्रीय नेतृत्व तय करके उसको तय करेगा। जिस लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हो, उसमें केंद्रीय नेतृत्व हिंदू तय कैंडिडेट करता है, वहां की वस्तुस्थिति, वहां की परिस्थितियां और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। प्रचार का वो शुरू कर चुके हों, उस पोलराइजेशन का सीधा फायदा आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंथ और इसके आधार पर राजनीति नहीं करती। हमने पहले ही आपको बता दिया, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास है उत्तर प्रदेश का, ना कि इनकी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति। मैं नारों की बात नहीं कर रहा, आप दरअसल आप लोग सवाल नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आप सवाल को समझिए कि जब आप असली चुनाव की रणनीति बना रहे होते हैं, मिश्रा जी, नहीं, जब आप लोग असली चुनाव की रणनीति बना रहे होते हैं तो आपका गणित सारा जाति, मुस्लिम, हिंदू इन वोट बैंकों पर आकर टिक जाता है। विकास के दावे तब खोखले रंग लगते हैं। सुरेंद्र राजपूत सहमत हैं या असहमत हैं? यूपी की पॉलिटिक्स में इतनी मजबूरी क्यों है राजनीतिक दलों की कि विकास के नारे जमीन पर आते आते हवा हो जाते हैं? आज हम जब बात कर रहे हैं इक्वेशन की और किसने किसको कितना लुभाने के लिए कितनी जगह दे दी, इसी की बात हो रही है। देखिए रवि, इस बात से मैं बेबाकी से आपकी इत्तेफाक रखूंगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और विशेष रूप से जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, उन्होंने हमेशा जाति की बात की और हमारे प्रतिपक्षी दल ने हमेशा धर्म की बात की। और ये राजनीति का दुर्भाग्य है। और इस जाति की राजनीति ने और इस धर्म की राजनीति ने आपको कैसे जाने दिया जाए और जाति के नेताओं कांग्रेस को कैसे जाने दिया जाए? शीला दीक्षित का जब आप चेहरा लाए थे तो आपकी नजर में 14% ब्राह्मण वोट बैंक था। यह कहा गया बार बार उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण चेहरा दिया गया, आपको कैसे छोड़ दिया जाए? शीला दीक्षित, देखिए रवि, मुझे जितना समय मेरे मित्रों को दिया, अगर उतना दे देंगे तो सारे नहीं, हाँ, ठीक है, मैं आपको सिलसिलेवार दूंगा और आपके प्रश्न का ही जवाब दूंगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं हम में भी थोड़ी बहुत बीमारी है। हम इस बात से स्वीकार करते हैं, हम अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मंडल और कमंडल की राजनीति 1991 के बाद हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश का हमेशा ही नुकसान हुआ है। एक दल ने धर्म की राजनीति की, दूसरे दो दलों ने कहीं ना कहीं जाति की राजनीति की, जिसकी वजह से किसान, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, बेरोजगार वर्ग और नौजवान वर्ग प्रभावित हुआ। जाति के नेता तो धनवान बन गए, प्रभावशाली बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन जातियों का नुकसान हुआ है। और जाति समाज की सत्यता है, इसको तो मानना पड़ेगा। और सामाजिक उत्थान के लिए जातियों का उत्थान जरूरी है, लेकिन जाति के नेताओं का उत्थान जरूरी नहीं है। इसमें अपने आप में सच्चाई है। ये बात सारे राजनीतिक दलों को समझनी पड़ेगी कि आप जातियों को सामाजिक। नहीं, मिश्रा जी, मैं बनी साहब, हाँ बोलिए, शहजाद बोलिए, आप शहजाद बोलिए। नहीं जी, मिश्रा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पिछले 65 साल से जो राजनीति करती आ रही है, आज तक मुसलमानों को डरा करके जो राजनीति ये करती आई, वो आप भी करते हैं। सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को आरोप आप पर भी है कि आपकी सच्चर ये आरोप आप लोगों पर भी है। मुझे थोड़ी सी बात कहने, ये आरोप आप लोगों पर भी है। नहीं, मुझे थोड़ी सी अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप आरोप मिश्रा जी आप आरोप उसके बाद लगाइएगा, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए थोड़ी सी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी जो बात कर रहे थे कि हम लोग विभाजन की राजनीति, नहीं, मुझे पहले जरा जवाब देने दीजिए। अभी श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे कि हम लोग विभाजन की राजनीति नहीं करते, हम लोग जो है पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करते। कि मुसलमानों को डराने की राजनीति कांग्रेस करती है, तो ये किसी भी रूप से उचित नहीं है।
आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को डराते हैं या कांग्रेस डराती है? क्योंकि आज की डेट में आपको फैसला करना होगा कि मुसलमानों का दुश्मन नरेंद्र मोदी है या कांग्रेस है। आज की डेट में शहजाद साहब आपको ये बताना पड़ेगा, आज की डेट में आप किसके साथ खड़े हैं? आप हमेशा नहीं, जिस तरीके की बात शहजाद आलम वर्नी आप कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है, इसके अलावा और सबको साथ लेने की बातें नहीं कर रहे हैं। क्या सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन की बात आप करते हैं? हम तो पहली बार में ये बात कह चुके हैं सबको लेके बात करें ना, अगर कोई विकास सबको लेके चलने की बात करिए। शहजाद आलम, उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की बदहाली के सपा के साथ साथ कांग्रेस जिम्मेदार है। शहजाद आलम, बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए सुनिए उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए मेरा सवाल सुन श्रीवास्तव जी, आपने क्या कर लिया 2.5 साल में? मैं आपने क्या कर लिया पिछले 6.5 साल में? और जिस सिर्फ एक बात परिवर्तन कहूं, चाहे यात्रा कोई में एक 27 साल चेहरा हो, का मुस्लिम चेहरा हो और 140 में एक मुसलमान का हो, आप किस तरीके से सबके विकास की बात करते हैं? सभी एक दूसरे से एकजुट हो रहे हैं। हमने 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया विकास कार्य के लिए। नहीं, देखिए, हमारे एकजुट की चिंता ना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल में कौन सा सबका साथ और सबका विकास हुआ? अगर किसी ने पिछले 5 साल में ठग तो आप लोगों ने ठगा। पिछले 2.5 साल में आपने जिस तरीके से बाहर से दलितों को मारा, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ठगा विकास की, रोहित वेमुला की हत्या की, पूरे देश में सोशल अनरेस्ट किया। 27 साल बेहाल बदहाल का नारा दिया और आपकी और बदहाली अब खत्म हो गई और आप सपा से गठजोड़ करने में जा रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका युवराज जाता है छुट्टियां मनाने और उसका कुर्ता फट जाता है। दिलीप श्रीवास्तव अपनी बात बताएं। मैं और उनका कुर्ता किन भाई आप अपनी बात बताएं। आप पूना में दलितों को मारते हैं, हरियाणा में दलितों को मारते हैं। देखिए सुरेंद्र राजपूत, आप बताइए ना कि मैं तो गोविंदा वाला गाना भी सुना देता हूं। एक मिनट रुकिएगा, सुरेंद्र राजपूत से मैं एक सवाल करना चाह रहा था। सुरेंद्र राजपूत से एक मैं सवाल करना चाह, दिलीप रोकूंगा आपको, सुरेंद्र राजपूत से एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं। दिलीप वापस आता हूं, 1 मिनट के लिए रुकिए आप, मेरी बात होने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, यही मेरी चिंता थी कि घूम फिर के उन विषयों पर आए और वापस जब टिकट बांटने की बारी आई तो उसी को देखते हुए ये टिकट बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास का सिर्फ ढोल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, और आप लोग तो सत्ता में हैं ही नहीं। यानी उत्तर प्रदेश में विकास कोई मुद्दा है ही नहीं, सच्चाई ये है। मैं आपसे नहीं मिश्रा जी, मैं बात इसमें एक बात कहना चाहूंगा। सहमत हूं, जातिवादी संगठनों ने और धर्मवादी राजनीतिज्ञों ने, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपसे सहमति व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी की लिस्ट आने दीजिए, मैं पूरी जिम्मेवारी से, अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं स्वीकार। शहजाद, मेरा सवाल आपसे था, जो मैं उत्तर प्रदेश के लिए जिम्मेदार है और जितना सांप्रदायिक विभाजन सपा ने किया उससे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। नहीं शहजाद, लगातार आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। मैं 4.5 साल तक कहता हूं कि हम लोग धर्म की और जाति की सवाल सुनने दें। वो कौन क्या करता है लड़के, ये सवाल सुनने दें, आप इनको समझाइए कि यहाँ टीवी पे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं शहजाद आलम, टेलीविजन पे हम सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होगा। शहजाद आलम, मेरा सवाल लीजिए प्लीज, मेरा सवाल लीजिए, एकदम सीधा सा सवाल है। 4.5 साल तक जिस विकास का राग आप लोग अलाप रहे थे, जब टिकट बांटने की बारी आई है तो वो विकास का एजेंडा गायब सा दिख रहा है मुझे। कोई भी कैंडिडेट जिसने डेवलपमेंट किया आपके एरिया का, उसका डेटा आप देने की बजाय इक्वेशन देख रहे हैं कि बीएसपी ने कितना किया, बीजेपी क्या इक्वेशन दे रही है और उस हिसाब से आप टिकट बांट रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपका विकास का एजेंडा फुस हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत। देखिए नहीं, ये आपका जो है इल्जाम बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ, मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिएगा, ये बीच में बोलते हैं, बाद में जवाब दें उसका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश के अंदर सब जातियां हैं, सब धर्म हैं। अखिलेश जी अगर सबको साथ लेकर के चल रहे हैं तो उसमें ऐतराज क्या है आपको? साथ लेकर चलने की बात नहीं है, ना, ये बात नहीं कही जा रही है, ना, इसको गलत तरीके से आप कोट मत करिए। साथ लेकर चलने की बात नहीं की जा रही है। देखिए, अब आप इल्जाम लगा सकते हैं, इल्जाम लगाने को आपको कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, आप इल्जाम, आप सवाल नहीं समझे ना, इसलिए आपको सवाल समझाना पड़ेगा। आप इल्जाम लगा सकते हैं, चलने की बात नहीं है। बात यह है कि जब परफॉर्मेंस का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, तो टिकटों के बंटवारे में ये इक्वेशन आप देख रहे हैं और इस वक्त सिर्फ वही राग अलापा जा रहा है, सेकुलर ताकतों को एक करना। हम वापस वहीं आ गए, आप क्या पूरा हो गया।
रवि जी अच्छा एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक बात रवि जी एक बात बताइए मुझे कि अगर सब समुदाय के लोगों को टिकट दिया जा रहा है तो आप इसमें दूसरा पक्ष क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग गठबंधन की जरूरी जिक्र नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, करने दीजिए, आपका विकास का एजेंडा इतना मजबूत रहता तो आपको ना किसी की जरूरत थी, देखिए आप ना कोई बातचीत होती, ना कोई खबर आती। देखिए हम विकास के एजेंडे पे ही हम विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से पहली बार मुसलमानों को टिकट हुए हैं, पहले भी हमारे 41 एमएलए रह चुके हैं विधानसभा में और उन्होंने काम करके दिखाया है। अब आप अगर ये कहें कि मुसलमानों को टिकट दिए जा रहे हैं और जाति का समीकरण के हिसाब से दिए जा रहे हैं, तो आप कहिए कि ये विकास का चेहरा है हमारा। हम लिस्ट जब देखते हैं तो इसी को कोट किया जाता है। अब ये तो आप सिर्फ मैं बेसिकली समझना चाहूंगा कि अगर इन्होंने विकास किया है तो अकेले क्यों नहीं चुनाव के मैदान में? नहीं दिलीप श्रीवास्तव, ये सवाल आपसे भी है, चूंकि केंद्र की योजनाओं का बखान तो करते हैं लेकिन चुनाव में हम जा रहे हैं तो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का हालात देख के हम समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। ये किसी से बात छिपी नहीं है। आपने कौन सा विकास नहीं, आप मुझे एक बात बताइए ना, की कोशिश की है जब आप टिकट बांट रहे हैं तो ये बताइए जनता को। नहीं जो गुजरात का मॉडल, रुक जाइए, जब बीजेपी को जवाब देने दीजिए। शहजाद रुकिए, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। अरे तो रवि जी पूरी बात तो होने दीजिए, आपने प्रश्न मुझसे किया है तो मैं उत्तर भी तो दे लूं। हाँ उत्तर दीजिए। मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, फसल बीमा योजना, तमाम जो गैस कनेक्शन वगैरह सब जो गरीबों नौजवानों को, आम आदमी को दी गई है चीजें, हम लोगों ने लगातार विकास कर रही है। और अगर हमने कुछ नहीं किया है, अगर बकौल आप कह रहे हैं रवि जी कि हमने कुछ नहीं किया है, तो आप बताइए कि आज इनको हमें रोकने के लिए क्या जरूरत है गठबंधन करने की? क्यों आप गलत बातें करते हैं? ठीक है, अगर मैं बताता हूं क्या नहीं किया है, मैं बताता हूं क्या जरूरत है, नहीं किया है तो इनको गठबंधन करने की हमें रोकने की क्या जरूरत है? सुरेंद्र आप जल्दी से खत्म करिए, समय नहीं है। जरूरत पड़ रही है आपका एजेंडा तय है। मैं जवाब देता हूं राजपूत 30 सेकंड, समय नहीं है बिल्कुल। सर थैंक यू, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमें जरूरत इस वजह से है चूंकि आप मदन कुंडू जादूगर की तरीके से कभी आगरे का ताजमहल गायब कर देते हो, कभी दिल्ली का लाल किला गायब कर देते हो, कभी हाथी कभी घोड़ा गायब कर देते हो। चलिए, एक गंभीर विषय था, इस विषय में हम ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, सबको पर्याप्त समय नहीं दे पाया लेकिन समय की कमी है। लेकिन यह गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का कामकाज और नेताओं का असेसमेंट होकर टिकट बटेंगे, हार जीत के लिए उन कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा, यह सपना उत्तर प्रदेश में कब पूरा होगा? जातीय गठजोड़ और धार्मिक आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जाता रहा है और इस इक्वेशन को कोई नकार नहीं पाता। शायद ये मजबूरी भी है राजनीतिक दलों की। तो आज की बहस में इतना ही। आखिर में देखिए बैलेट। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल?